हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के लेसन 10 जो कि आखिरी लेसन है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास बुक का, और इसका लास्ट चैप्टर का नाम है भारत और इसके पड़ोसी देशों का तुलनात्मक विकास अनुभव। इस लेसन के प्रश्नोत्तर लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। तो चलते हैं हम इस वीडियो में भारत के पड़ोसी देशों का तुलनात्मक विकास अनुभव। पहला प्रश्न है, विद्वानों का मानना है भारत, चीन और पाकिस्तान सहित अनेक विकासशील देशों में पुत्र को वरीयता देना एक सामान्य बात है। क्या आप इस बात को अपने परिवार या पड़ोस में देखते हैं? लोग लड़के और लड़कियों में भेदभाव क्यों करते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए। आंसर है, ये सत्य है तथा हमने अपने आस पड़ोस में भी देखा है कि विकासशील राष्ट्रों में पुत्र को वरीयता दी जाती है। विकासशील राष्ट्रों में पुत्र को वरीयता प्रदान करने के अनेक कारण हैं। एक तो विकासशील देशों में ये परंपरा तथा रूढ़िवादिता है कि पुत्र द्वारा ही परिवार का वंश आगे बढ़ता है तथा पुत्र ही माता पिता को मृत्यु के पश्चात अग्नि प्रदान करता है और मोक्ष प्रदान करता है। विकासशील राष्ट्रों में पुत्री को पराया धन माना जाता है जो शादी के पश्चात अन्य घर चली जाती है। अतः लड़के एवं लड़की में भेदभाव किया जाता है। हमारी राय में लड़के और लड़की में भेदभाव करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है तथा वर्तमान में लोगों की मानसिकता में परिवर्तन भी हो रहा है। अब कई शिक्षित लोग लड़के और लड़की को समानता की दृष्टि से देखते हैं। प्रश्न 2 है, क्या आप समझते हैं कि चीन की भांति भारत और पाकिस्तान को भी विनिर्माण क्षेत्रक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? क्यों? आंसर है, विगत कुछ वर्षों में भारत, चीन तथा पाकिस्तान में विकास कार्यक्रमों को अपनाया गया है। विगत वर्षों में तीनों राष्ट्रों में हुए विकास के आधार पर कहा जा सकता है कि चीन की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार विनिर्माण क्षेत्रक रहा है तथा भारत और पाकिस्तान में विनिर्माण के स्थान पर सेवा क्षेत्र में अधिक वृद्धि हो रही है। हमारे अनुसार चीन तथा भारत, पाकिस्तान सभी राष्ट्रों की नीतियां सही हैं। भारत तथा पाकिस्तान को चीन की भांति विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि भारत और चीन दोनों ही विकासशील राष्ट्र हैं तथा दोनों की ही आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिस कारण वे विनिर्माण क्षेत्र के बजाय सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि सेवा क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में कम विनियोग की आवश्यकता पड़ती है तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। अतः भारत तथा पाकिस्तान को सेवा क्षेत्र के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रश्न 3 है, अनेक विद्वानों का तर्क है कि सेवा क्षेत्र को समृद्धि का इंजन नहीं माना जाना चाहिए, जबकि भारत और पाकिस्तान में उत्पादन में वृद्धि मुख्यतः इसी क्षेत्र में हुई है। आपका क्या विचार है? आंसर, विकास की सामान्य प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले कृषि क्षेत्र से अधिक ध्यान को हटाकर विनिर्माण क्षेत्र में लगाना चाहिए तथा उसके पश्चात विनिर्माण क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में। किंतु भारत और पाकिस्तान में कृषि क्षेत्र से सीधे ही सेवा क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया है तथा इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये नीति सही भी है क्योंकि ये दोनों ही राष्ट्र विकासशील राष्ट्र हैं तथा दोनों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। जबकि विनिर्माण क्षेत्र में विनियोग सेवा क्षेत्र से अधिक होता है, साथ ही सेवा क्षेत्र में कम विनियोग से रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। अतः पाकिस्तान एवं भारत में विनिर्माण क्षेत्र के बजाय उसमें विनियोग क्षेत्र में जाना चाहिए। प्रश्न अब पुस्तक का है। प्रश्न 1, क्षेत्रीय और आर्थिक समूहों में के बनने के कारण दीजिए। आंसर है, विश्व के विभिन्न राष्ट्र द्वारा अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में विभिन्न राष्ट्रों द्वारा मिलकर कई क्षेत्रीय तथा आर्थिक समूहों का गठन किया गया है, जैसे सार्क, यूरोपियन संघ, ब्रिक्स, आसियान, G8, G20 आदि। इन संगठनों की स्थापना के पीछे आपस में मिलकर आर्थिक विकास करने का मुख्य उद्देश्य रहा है। ये देश संगठनों के सदस्यों के रूप में एक दूसरे राष्ट्र की सहायता कर उनके विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। अतः विभिन्न देशों द्वारा मिलकर अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय तथा आर्थिक समूहों की स्थापना की गई है। प्रश्न 2 है, विभिन्न साधन कौन से हैं जिनकी सहायता से देश अपनी घरेलू व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं? आंसर है, विभिन्न देश अनेक साधनों की सहायता से अपनी घरेलू व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं तथा सभी राष्ट्रों की नीतियां इस संदर्भ में भिन्न भिन्न हैं।
विकासशील राष्ट्रों जैसे भारत, पाकिस्तान तथा चीन में घरेलू व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने हेतु नियोजन का मार्ग अपनाया गया है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न साधनों का नियोजन कर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तीनों राष्ट्रों में विभिन्न योजनाओं में भिन्न भिन्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। प्रश्न 3 है, वे समान विकासात्मक नीतियां कौन कौन सी हैं जिनका कि भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने विकासात्मक पथ के लिए पालन किया है? आंसर है, भारत तथा पाकिस्तान एक ही दिन स्वतंत्र हुए तथा दोनों ही राष्ट्रों ने देश के विकास हेतु लगभग समान नीतियां अपनाई, अर्थात दोनों राष्ट्रों की विकासात्मक नीतियों में काफ़ी समानताएं पाई गई हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही राष्ट्र में आर्थिक विकास हेतु योजनाबद्ध विकास का मार्ग अपनाया गया तथा दोनों ही राष्ट्रों में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कर विकास किया गया है। भारत तथा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफ़ी मिलती जुलती है अतः दोनों देशों की नीतियां भी समान हैं। पाकिस्तान तथा भारत दोनों देशों में सार्वजनिक क्षेत्र का सृजन कर विकास को बढ़ावा दिया गया है तथा दोनों ही राष्ट्रों में सामाजिक विकास हेतु सार्वजनिक व्यय किया गया है। पाकिस्तान ने भी भारत के ही समान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया तथा दोनों क्षेत्रों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। शुरू में भारत तथा पाकिस्तान दोनों ने ही व्यापार पर नियंत्रण की नीतियां अपनाई ताकि देश के उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके। दोनों देशों में पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया तथा सामाजिक विकास हेतु सार्वजनिक व्यय किया गया। दोनों देशों में कृषि क्षेत्र के विकास हेतु हरित क्रांति की नीति को अपनाया गया जिसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान तथा भारत दोनों देशों में ही कृषि क्षेत्र के पश्चात सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया था। दोनों देशों में प्रारंभ में राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया गया तथा कुछ समय पश्चात दोनों देशों द्वारा निजीकरण को बढ़ावा दिया गया अतः भारत तथा पाकिस्तान की विकासात्मक नीतियां लगभग समान रही हैं। प्रश्न 4 है, 1958 में प्रारंभ की गई चीन की ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या कीजिए। आंसर है, चीन सरकार ने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान प्रारंभ किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण करना था। इस अभियान में सरकार ने लोगों को घर पर ही उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रश्न 5 है, चीन की तीव्र औद्योगिक समृद्धि 1978 में उसके सुधारों के आधार पर हुई थी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, चीन में औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के पीछे 1978 में किए गए सुधारों का आधार माना है। हम इस कथन से सहमत हैं क्योंकि वर्ष 1978 में चीन में सुधारों का प्रारंभ हुआ। चीन में आर्थिक सुधार कई चरणों में हुआ। प्रारंभिक चरण में चीन में कृषि, विदेशी व्यापार तथा निवेश क्षेत्रों में सुधार किए गए। उदाहरण हेतु कृषि क्षेत्र में कम्यून विधि को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया गया तथा उन खंडों को अलग अलग परिवारों को सौंपा गया। चीन में बाद के चरण में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार प्रारंभ किया गया। चीन में नगरीय तथा उत्पादित करने की अनुमति दी गई जो स्थानीय लोगों में के स्वामित्व और संचालन के अधीन थे। इस प्रकार 1978 में प्रारंभ किए गए सुधारों के फलस्वरूप चीन में औद्योगिक समृद्धि को बल मिला। प्रश्न 11 है, उन विभिन्न कारकों का मूल्यांकन कीजिए जिसके आधार पर चीन में आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि हुई। आंसर है, चीन में आर्थिक विकास की तीव्र वृद्धि हेतु निम्न कारक महत्वपूर्ण हैं। पहला, चीन में आर्थिक विकास हेतु योजनाबद्ध विकास का मार्ग अपनाया गया। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पंचवर्षीय योजना बनाई गई। इस प्रकार योजनाबद्ध विकास से चीन के आर्थिक विकास को बल मिला। दूसरा, चीन में प्रारंभ में बड़े पैमाने पर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। साथ ही लोगों को घरों में छोटे छोटे उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जिससे चीन में औद्योगिकरण को बल मिला तथा देश के आर्थिक विकास की गति तीव्र हुई। तीसरा, चीन में कृषि क्षेत्र के विकास हेतु सामूहिक रूप से कृषि करने पर बल दिया गया तथा कृषि को छोटे छोटे भागों में बांटकर अलग अलग परिवारों को आवंटित किया गया। चौथा, चीन में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु अनेक नीतियां बनाई गईं जिनका औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। नगरीय तथा ग्रामीण उद्यमों की निजी क्षेत्र की उन फर्मों को वस्तुओं उत्पादित करने की अनुमति दी जो स्थानीय लोगों के स्वामित्व और संचालन के अधीन थे। पांचवा, चीन में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए।
छठा, चीन में कृषि क्षेत्र के बाद विनिर्माण क्षेत्र में विशेष बल दिया गया। चीन में कृषि में लगी अतिरिक्त जनसंख्या को हस्तशिल्प, वाणिज्य तथा परिवहन जैसी गतिविधियों को अपनाने हेतु सरकार द्वारा प्रेरित किया गया, जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा चीन में विनिर्माण क्षेत्र का तीव्र विकास हुआ। चीन में जीडीपी में सबसे अधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है, अतः चीन की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार विनिर्माण क्षेत्र है। तो इस तरह इस लेसन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अति लघु, लघु और दीर्घ हो चुके हैं और आशा करते हैं कि आपने इकोनॉमिक्स की भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का विकास, इस पुस्तक से जितने भी हमने वीडियो डाले हैं सबको आपने देखा होगा। तो जो भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।